Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, lecturer Mechanical. Friends, आज का जो वीडियो है इसमें हम जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। सो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है सांची, बोध गया, सारनाथ और श्रावस्ती। सो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, सारनाथ। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन या परिवर्तन बोलते हैं वो कहां पे दिया था? सारनाथ में। फ्रेंड्स, हमने कोशिश की है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को रखा जाए और जहां पर सिर्फ इंग्लिश में है वहां पर हिंदी में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेम द लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड। तो विश्व में सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादक देश का नाम बताइए। वो देश जो सबसे ज्यादा ऊर्जा पवन की मदद से या हवा की मदद से उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है इंडिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर सही है वो है चाइना, ऑप्शन थर्ड। और इससे रिलेटेड कुछ और जो डाटा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो चाइना इज द वर्ल्ड लीडर इन विंड एनर्जी विद ओवर ए थर्ड ऑफ वर्ल्ड कैपेसिटी। तो जो चाइना है वो पूरी दुनिया की 1/3 पवन ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि टोटल वर्ल्ड में जितनी पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका 1/3 चाइना उत्पन्न करता है। और उसकी अभी की जो मौजूदा कैपेसिटी है या क्षमता है वो है 7965 मेगावाट, यानी कि ऑलमोस्ट 8000 मेगावाट बिजली वो पवन या विंड की मदद से उत्पन्न करता है। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी साथ साथ इसमें बताएंगे जिससे आपका एक से ज्यादा क्वेश्चन तैयार होंगे। द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू रिलीज जिंक रिच राइस वेराइटी नेम्ड BRI 62। तो दुनिया का पहला देश जिसने BRI 62 नाम की जिंक रिच राइस किस्म जारी की है। राइस मतलब चावल, तो चावल की वो किस्म जो जिंक यानी कि जिंक में की मात्रा उसमें अधिक है और उसका नाम जो दिया गया है वो BRI 62। तो ये किस देश में सबसे पहले इसका उत्पादन या लागू की गई है? तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना और चौथा है इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बांग्लादेश। तो आप यहां पे याद भी कर सकते हैं BRI 62 यानी कि बी से ये शुरू हो रहा है तो ये बांग्लादेश, बी फॉर बांग्लादेश। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्पीक अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे ये नीचे दिए गए आर्टिकल हैं इसमें से कौन से आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाया जा सकता है, उसके बारे में बताता है। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 65। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स आर्टिकल 61। साथ ही एज पर आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे भारत का राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जो महाअभियोग चलाया जा सकता है वह सिर्फ एक ही कंडीशन में चलाया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा संविधान है उसका वायलेशन करते हैं या उसके खिलाफ किसी कार्य को करते हैं, उसी दशा में प्रेसिडेंट के खिलाफ महाअभियोग चलाया जा सकता है। और इसके बारे में आर्टिकल 61 में लिखा गया है जिसमें बाकी और भी डिटेल है कि ये दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होना चाहिए और ऐसे जो भी महाअभियोग का जो भी प्रपोजल आता है उसको स्पेशल मेजोरिटी
यानी कि 2/3 ऑफ द फुल स्ट्रेंथ से इसको पास करवाना पड़ता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है, सिक्किम बिकेम ए न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन से संविधान के संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया? तो हमारे ऑप्शन है 32nd अमेंडमेंट 1974, 37th अमेंडमेंट 1978, 35th अमेंडमेंट 1975 या फिर 36th अमेंडमेंट 1975। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 36th अमेंडमेंट और साल था 1975। और फ्रेंड्स साथ ही द सिक्किम स्टेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th मई और ऑफ एवरी ईयर बिकॉज दिस वाज द डे व्हेन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम एज्यूम हिज ऑफिस। तो जो सिक्किम स्टेट डे है वो हम मनाते हैं 16 मई को, क्योंकि उस दिन सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री ने अपनी जो ऑफिस है उसमें कार्यभार संभाला था। तो सिक्किम डे किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? 16 मई को। तो ये भी एक क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक एक ग्रुप है कंट्रीज का जो बनाया गया है, उसमें नीचे दी हुई कंट्रीज में से कौन सी उसका हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना, भूटान, श्रीलंका और इंडिया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन 1 चाइना। जो बिम्स्टेक ग्रुप है उसमें चाइना इसका हिस्सा नहीं है। ये कुछ एडिशनल जानकारी है। मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक जो ग्रुप है, समूह है, उसका नाम है पूरा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। तो ये बे ऑफ बंगाल के जो जुड़े हुए जो देश हैं, उसके किनारे जो बसे हुए देश हैं, ये उनका एक समूह है। और इसमें कौन कौन हिस्सेदार हैं? बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ई से इसमें सॉरी उसके बाद भूटान और नेपाल। तो ये हमारे टोटल इसमें 7 देश हैं जो कि बिम्स्टेक का हिस्सा है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस 1919। तो 1919 में हुई इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का जो जगह थी, किस जगह पे हुई थी वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा है अशोक, माफ कीजिएगा ये गलत हो गया ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली और चौथा है अहमदाबाद। तो हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है, सही जवाब है ऑप्शन 3 दिल्ली। In November 1919, a joint conference of Muslim and Hindus was called at Delhi in pursuance of Muslim League President फजल उल हक। तो जो मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे फजल उल हक, उन्होंने एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों की नवंबर 1919 में। और उसके बाद दिसंबर 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन हुआ था और तीसरा जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1920 फरवरी में बॉम्बे में। तो अगर आपसे दूसरा या तीसरे खिलाफत कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो पहला हुआ था नवंबर 1919 दिल्ली में, दूसरा हुआ था दिसंबर 1919 और तीसरा हुआ था फरवरी 1919 बॉम्बे में। ईश्वर चंद विद्यासागर वाज ए प्रिंसिपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेज। तो जो ईश्वर चंद विद्यासागर थे वो इन निम्नलिखित कॉलेज में से किसके प्रिंसिपल थे? तो पहला है वुमेन्स कॉलेज, दूसरा है हिंदू कॉलेज, तीसरा है कलकत्ता कॉलेज और चौथा है संस्कृत कॉलेज। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स हमारा संस्कृत कॉलेज। In the year 1850, he served as the principal of Sanskrit College, Calcutta. He allowed non-Brahmins to study in Sanskrit College. तो ये 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे ईश्वर चंद विद्यासागर जी। और ये कॉलेज कहां पर स्थित है? ये कॉलेज स्थित है कलकत्ता में। और उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो नॉन ब्राह्मण यानी कि जो ब्राह्मण नहीं थे उन्हें भी संस्कृत पढ़ने के लिए अलाउ किया कॉलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, What fraction of Rajasthan total area is covered by Thar desert?
तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार रेगिस्तान से आच्छादित है, यानी कि राजस्थान के कितने हिस्से में थार डेजर्ट जो फैला हुआ है, जो रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, वो कितने एरिया में फैला हुआ है राजस्थान के टोटल एरिया के रेस्पेक्ट में। पहला ऑप्शन है अप्रॉक्स 60%, दूसरा है 50%, तीसरा है 65% और चौथा है 40%। तो हमारा जो सही जवाब है वो है फ्रेंड्स अप्रॉक्स 60%। थार डेजर्ट इज वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड कवर्स 61 ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान। तो अगर एग्जैक्टली बात करें तो 61% राजस्थान का जो एरिया है वो थार डेजर्ट के अंडर है, और थार डेजर्ट दुनिया का 10वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। हमें कुछ यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें वो बताना है। बोथ खासी हिल्स एंड मिजो हिल्स आर पार्ट ऑफ पटकाई रेंज। तो ये जो खासी हिल्स हैं और जो मिजो हिल्स हैं ये पटकाई रेंज का हिस्सा है। दूसरा है फांगपुई और ब्लू माउंटेन इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मिजो हिल्स। जो मिजो हिल्स हैं उनका सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन, या फिर उसको दूसरा नाम जो है उसका फांगपुई ये है। और तीसरा ऑप्शन है खासी हिल्स आर ऑल्सो नोन एज लुसाई हिल्स इन लोकल लैंग्वेज। तो जो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें खासी हिल्स को लुसाई हिल्स कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, यानी कि सभी के जो तीनों स्टेटमेंट दिए हैं तीनों वाक्य सही हैं। तो हमारा ऑप्शन है थर्ड, खासी हिल्स आर ऑल्सो नोन एज लुसाई हिल्स इन लोकल लैंग्वेज। तो ये गलत है। सही क्या है, लुसाई हिल्स इज एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ मिजो हिल्स। तो जो लुसाई नाम है वो मिजो हिल्स का दूसरा नाम है, ना कि खासी हिल्स का। तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। लेकिन हमारे जो पहले दो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि खासी हिल्स और मिजो हिल्स दोनों पटकाई रेंज का हिस्सा हैं, और फांगपुई या फिर ब्लू माउंटेन मिजो हिल्स का सबसे ऊंचा शीर्ष है या चोटी है। तो हमारे दो पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लेते हैं तीनों को। ये अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स। नेफ्रॉन जो है वो निम्नलिखित जो अंग दिए गए हैं उनकी बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो जो नेफ्रॉन है उसको किसको बनाती है। पहला है हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, दूसरा है किडनी यानी कि अग्नाशय, तीसरा है लीवर गुर्दा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सेकंड, किडनी। तो जो हमारी किडनी होती है उसमें लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो फिल्टर जो भी गंदगी होती है, जो भी हमारे शरीर में जाने वाले हार्मफुल सब्सटेंस है जो ब्लड में पहुंचते हैं, उनका ये फिल्टर मतलब छानने का काम करते हैं। तो नेफ्रॉन जो है वो कहां पे पाए जाते हैं, हमारे किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द डोमारी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन। नीचे दिए गए जो क्षेत्र हैं इनमें से कौन सी क्षेत्र में डोमारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स साउथ ईस्ट एशिया, दूसरा है लैटिन अमेरिका, तीसरा है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका, और चौथा है सेंट्रल अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है आंसर थर्ड, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। Which among the following types of cultivation is known as ladang in Indonesia। तो जो नीचे दी गई जो खेती करने की पद्धति है उनमें से लडांग किसको बोलते हैं। लडांग जो शब्द है ये इंडोनेशिया का है। तो जो लडांग जो खेती करने का जो तरीका है वो नीचे दिए हुए कौन से तरीके को हम कहते हैं। तो पहला है प्लांटेशन, दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तीसरा है मिक्स्ड फार्मिंग, और चौथा है गार्डनिंग। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि
स्थानांतरण कृषि। तो जो लडांग है इंडोनेशिया में, जिसको लडांग बोला जाता है, वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और फ्रेंड्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया में भी होता है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में क्या कहते हैं, वहां पर इसको कहते हैं झूम, सॉरी। और ये जनरली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहां पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में हमारे जैसे कि आसाम, मिजोरम, मणिपुर, इन जगहों पर जो भी इस तरह का शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, झूम। तो हमारे पास दो नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, एक झूम जो हम इंडिया में यूज करते हैं, और दूसरा है लडांग जो कि इंडोनेशिया में इसको बोला जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी जो होती है, जो किसान है, वो स्लैशेस सेकेंडरी फॉरेस्ट ऑन ए प्रीडिटरमाइंड लोकेशन, बर्न्स द स्लैश एंड कल्टिवेट्स द लैंड फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो जो किसान है, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर हिस्से को, जंगल के एक निर्धारित हिस्से को काटते हैं, वहां पर जला देते हैं जो भी जंगल को, और फिर वहां पर खेती बाड़ी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय के बाद वापस से उसको, उस हिस्से को छोड़ दिया जाता है, वापस से वन में या जंगल में तब्दील होने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, which web portal has been introduced in India to register online complaints related to sexual harassment। तो जो यौन उत्पीड़न से संबंधित जो ऑनलाइन शिकायतें हैं, उनको दर्ज करने के लिए भारत में कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया गया है? तो पहला है महिला मित्र, दूसरा है महिला रक्षा, तीसरा है अपराजिता, और चौथा है शी बॉक्स। तो इसका जो सही जवाब है फ्रेंड्स, वो है शी बॉक्स। The Ground of India has introduced an online complaint management system named Sexual Harassment Electronic Box। तो जो भारत सरकार है उसने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है शी बॉक्स, और इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एस से सेक्सुअल, एस से हरासमेंट, ई से इलेक्ट्रॉनिक और बॉक्स। तो सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स, और उसका शॉर्ट फॉर्म है शी बॉक्स। और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज बीन रिसेंटली री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। तो जो नीचे दिए गए नाम हैं, इनमें से नामीबिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पुनः चुने हैं, तो उनका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सैम नुजोमा, दूसरा है पीटर कटजावीवी, और तीसरा ऑप्शन है हागे जियोंगो, और चौथा ऑप्शन है पीटर शिवुटे। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, हेग जियोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच हॉलीवुड एक्टर हैज बीन रिसेंटली बीन नेम्ड 2019 पेटा पर्सन ऑफ ईयर। तो जो पेटा है, पेटा एक संस्था है जो एनिमल्स, हमारे जो जानवर होते हैं, उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों को देखती है और उसके खिलाफ एक्शन लेती है और जागरूकता फैलाती है कि जो जानवर हैं उनके खिलाफ हमें किसी तरह की हिंसा या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी संस्था है? यह है पेटा। तो पेटा ने 2019 में कौन से एक्टर को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ऑप्शन है वुडी हार्लेंसन, लियाम हेम्सफोर्थ, पीटर डिंकलेग और जैक्विन फिनिक्स। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 4 जो है वो हमारा सही जवाब है, जैक्विन फिनिक्स। और ये कौन सी मूवी में है ये कैरेक्टर? ये जो जोकर मूवी थी, फेमस मूवी है जोकर हॉलीवुड की, उसमें इन्होंने काम किया है जैक्विन फिनिक्स ने। और ये पिछले 3 साल की उम्र से ये वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी है। और जो पेटा है, पेटा का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इससे भी आप, नाम से भी आपको पता लग सकता है कि जो संस्था है वो जो जानवर है उनके खिलाफ अच्छे व्यवहार की बारे में लोगों को समझाती है। और पेटा का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कहां पे है? वो है नॉरफ्लॉक वर्जीनिया, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। और ये संस्था कब बनी है? ये बनी है 22 मार्च 1980, और इसके प्रेसिडेंट जो अभी हैं वो हैं इनग्रिड न्यूक्रिक।
तो हमारे कई सारे क्वेश्चन हमने इसमें एक साथ ले लिए हैं। हमने पेटा का हेडक्वार्टर भी हमको पता चल गया जो कि वर्जीनिया यूएस में है, और इसका जो ये किस समय से शुरू हुई है वो है 22 मार्च 1980, और इसके प्रेसिडेंट हैं इंग्रिड न्यूरोक। और साथ ही जो पेटा जो संस्था है इसका मोटो क्या है, वो है एनिमल्स आर नॉट आर्स टू ईट, वियर, एक्सपेरिमेंट ऑन, यूज फॉर एंटरटेनमेंट और अब्यूज इन एनी अदर वे। यानी कि जो जानवर हैं वो हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए, या उन पर किसी तरह का प्रयोग करने के लिए, या फिर हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है। So which is the recently tested सोवेन रूनेट? तो ये एक सोवरेन रूनेट नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसको अभी हाल फिलहाल में टेस्ट किया गया है। तो ये क्या है? ये क्या रशियन लॉन्च व्हीकल है, रशियन डोमेस्टिक इंटरनेट है, या रशियन नेविगेशन सिस्टम है, या रशियन मिसाइल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, रशियन डोमेस्टिक इंटरनेट। तो आप इसके नाम से भी लगा सकते हैं सोवरेन रूनेट, तो आरयू से रशिया और नेट यानी कि इंटरनेट। तो रूनेट जहां पे आपको मिले तो आप समझ जाइए कि ये रशियन डोमेस्टिक इंटरनेट। और इसे सोवरेन रूनेट is domestic internet being developed and tested by Russia, improving its cyber security। तो जो साइबर सिक्योरिटी है, आजकल साइबर सिक्योरिटी के खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें सुधार करने के लिए रशिया ने ये अपना डोमेस्टिक इंटरनेट जो है उसको टेस्ट किया है, और इसका नाम है सोवरेन रूनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB शॉर्ट फॉर्म में इसको जो हम जानते हैं वो है AIIB। ये कहीं पे आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो वहां पे भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैड रिसेंटली अनाउंस्ड ए लोन फॉर इरिगेशन एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इन्होंने हाल फिलहाल में एक लोन दिया है भारत को इरिगेशन और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? हमारे पास ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, मलेशिया और चाइना। तो हमारा जो सही जवाब है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन 4 चाइना। तो ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है चाइना में। चाइना में कहां पर? बीजिंग में। तो जो इसका मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है, और इसके 100 मेंबर हैं। इस बैंक में टोटल 100 मेंबर हैं, और जो इंडिया है, इंडिया के पास इसका सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, यानी कि दूसरा सबसे ज्यादा शेयर इंडिया के पास है, और सबसे ज्यादा लोन भी इंडिया को ही इससे अभी तक मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच कंट्रीज डिफेंस फर्म हैड रिसेंटली लॉन्च्ड ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉल्ड ननोवा? तो किस देश की रक्षा फर्म ने हाल ही में ननोवा नाम का एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 यूएसए, सेकंड है जर्मनी, तीसरा इजराइल और चौथा है रशिया। तो हमारा जो सही जवाब है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन 3 इजराइल। तो इजराइल ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है ननोवा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये नाम है, इज ए गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम का एक गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है? तो पहला ऑप्शन है रशिया और अफगानिस्तान, दूसरा है जर्मनी और रशिया, तीसरा है टर्की एंड जर्मनी, और चौथा है टर्की एंड अफगानिस्तान। तो जो हमारा सही जवाब है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, जर्मनी एंड रशिया। और कुछ एडिशनल जानकारी भी है फ्रेंड्स इसके बारे में। रशिया इज द मेजर गैस सप्लायर टू EU अकाउंटिंग फॉर 40%। EU मतलब यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उसका 40% जो गैस सप्लाई है वो कहां से होती है फ्रेंड्स? रशिया से। और पाइपलाइन के बाद ये जो परसेंटेज है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच रैंक हैज बीन अचीव्ड बाय इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत का कौन सी रैंक आई है? पहला ऑप्शन है 9 यानी कि 9वां नंबर, दूसरा है 10, तीसरा है 8, उसके बाद है 12। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1
यानी कि 9th पोजीशन, और इंडिया हैज रैंक्ड 9th इन द हाई कैटेगरी ऑफ 2019 CCPI presented on 10 December at COP25 क्लाइमेट समिट इन मैड्रिड, स्पेन। तो भारत ने इसमें 9वां स्थान हासिल किया है, और ये पहली बार है जब भारत जो है वो 10 से कम पायदान पर इसमें आया है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जल्द ही हम एक और ऐसा ही एप्टीट्यूड रीजनिंग से संबंधित वीडियो के साथ आप मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।